और आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करेंगे, क्योंकि अक्सर हम कंप्यूटर की पीढ़ियों से ही कंप्यूटर के इतिहास को शुरू करते हैं। तो आगे के लिए बढ़ने के लिए हम सबसे पहले कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन कहाँ से आता है कि जनरेशन ऑफ यानी कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनको बांटा कितने भागों में गया है। हम कंप्यूटर जनरेशन को 5 समय अवधियों में बांटते हैं। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी हुई है। और अब हम एक एक करके सारे जनरेशन को देखेंगे, वहीं पे हम इसकी टाइमिंग को भी डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आती है प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1946 से 1956 तक थी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मुचली के एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। मतलब प्रथम पीढ़ी की जब शुरुआत हुई तो एनिएक नामक जो कंप्यूटर था उसका निर्माण हुआ था, और इसको बनाया किसने था? एकर्ट और मुचली ने। तो यहाँ पे इस इतने से ही पैराग्राफ से कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? एनिएक था। एनिएक जब बना था तो कौन सा कंप्यूटर बना? प्रथम पीढ़ी वाला कंप्यूटर बना। मतलब एनिएक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। क्वेश्चन आएगा कौन से कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं। इनकी स्पीड बहुत ही स्लो थी, यानी कि बहुत ही कम थी, और मेमोरी भी बहुत कम थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, इस समय आपके मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप में काफ़ी खूब सारी मेमोरी होती है, और आप आराम से अपने मोबाइल में और लैपटॉप में खूब सारी डाटा स्टोर करके रखते हैं, सॉन्ग, पिक्चर, मूवी, सब कुछ। लेकिन उस समय जो एक जनरेशन शुरू हुई पहली वाली, उसमें मेमोरी की बहुत ही काफ़ी कमी थी, इसलिए हम किसी भी डाटा को स्टोर नहीं कर पाते थे, खाली कैलकुलेशन कर पाते थे। तीसरा पॉइंट, इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता से बहुत दूर थे। मतलब ये इतने महंगे थे कि जनता इसके पास नहीं आ पाई। मतलब ये सरकारी कामों के लिए प्रयोग होते थे और बहुत बड़े लेवल पर ही प्रयोग किए जाते थे। अब हम थोड़ा लक्षणों को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो लक्षणों के कारण ही सबसे फेमस है, और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। ये वर्ड याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। और ये देखने में कुछ इस टाइप का लगता है। आपके यहाँ 100 वाट का बल्ब होता था पहले, पीले कलर का, खूब तेज से जलता था, और वो कुछ इसी टाइप का लगता था देखने में। तो यही समझ लीजिए कि वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरीके से होता था और काफ़ी हीट लेता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, और जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। यहाँ पे कुछ टाइप हैं, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ लालटेन जैसा लग रहे हैं, कुछ बल्ब जैसा लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी हैवी टाइप के होते थे। एक एक वैक्यूम ट्यूब में कम से कम 100 के आसपास, जो 100 वाट के बल्ब होते थे, 100 बल्ब की पावर एक वैक्यूम ट्यूब खींचता था, और कम से कम एक कंप्यूटर में 10,000 वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। तो सपोज कर लीजिए कि कितनी हीट इसको चाहिए होती थी, और कितनी हीट ये निकालता होगा जब कंप्यूटर ऑन होता होगा। मतलब 1000 वैक्यूम ट्यूब, और एक वैक्यूम ट्यूब बराबर 100 वाट के 100 बल्ब, यानी कि इतना तो एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, पंच कार्ड। जो दूसरा लक्षण था वो पंच कार्ड था। जैसे आप
इस समय यूज़ करते हैं कीबोर्ड का, वैसे उस समय पंच कार्ड का प्रयोग होता था और इसको जो बनाया था उनका नाम था, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, जैकब जैकार्ड। जैकब जैकार्ड ने इसको बनाया था पंच कार्ड। ये डाटा को इनपुट करने के लिए बनाया गया था। फर्स्ट जनरेशन के और प्रमुख जो लक्षण हैं उसमें बहुत बड़े आकार के, ये बात मैंने पहले भी बताई है, ये काफ़ी बहुत बड़े आकार के हो, आप देख भी रहे हैं ये कितने बड़े थे, कमरे से भी बड़े। बिजली की अधिक आवश्यकता होती थी, मतलब एक कंप्यूटर को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजली लगती थी। और जब कंप्यूटर चलने लगता था, मैं आपको बताऊं कि अगर ये 15 से 20 मिनट भी चल जाते थे तो काफ़ी हीट हो जाता था वो एरिया और ये कंप्यूटर भी। तो उसे ठंडा करने के लिए बहुत सारे एयर कंडीशन की आवश्यकता होती थी। जो आपके कमरे में एक लगा होता है ना, कि एक लगा लो और काम हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे लगाने पड़ते थे कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए। फर्स्ट जनरेशन में एक और पॉइंट है कि इस पीढ़ी में एनियाक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसके अलावा भी कई कंप्यूटर थे जिनका निर्माण हुआ। तो अगर आप ये कंप्यूटर आपसे पूछा जाए कि एडसैक, एडवैक, यूनिवैक और यूनिवैक 1, ये सारे जो कंप्यूटर हैं ये किस जनरेशन से संबंधित हैं, तो आप बता दीजिएगा फर्स्ट जनरेशन से संबंधित हैं। एडसैक, एडवैक, यूनिवैक और यूनिवैक 1। कंप्यूटर की द्वितीय यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये थी 1956 से 1965 तक, ठीक है, मुश्किल से 9 साल तक। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं क्या हुआ कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय यानी कि सेकेंड जनरेशन शुरुआत हुई और वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो ट्रांजैक्शन है ये सेकेंड पीढ़ी से संबंधित है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर का शुरुआत कब हुआ, तो सेकेंड पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन में हुआ। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया और सन 1947 में किया था इन्होंने इसका आविष्कार, और जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। सेकेंड जनरेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूबों के अपेक्षाकृत अधिक गति और विश्वसनीयता प्रदान की। ठीक है, इनकी जो गति थी ट्रांजिस्टर की वो वैक्यूम ट्यूब से तेज थी और ज़्यादा थी। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार हुआ और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए। जो प्रथम पीढ़ी थी उससे क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशन आया उसमें कंप्यूटर का जो आकार था वो काफ़ी छोटा हो गया, क्योंकि जो हमारे वैक्यूम ट्यूब होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे और ट्रांजिस्टर हैं काफ़ी छोटे होते थे। कैसे होते थे आइए देखते हैं। पहले लक्षण देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत छोटे और ऊर्जा में कम खपत, अधिक तेज और विश्वसनीय, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षाकृत कम खर्चीले, खर्चा भी कम होता था इसमें। कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हो गया था इस पीढ़ी में। संग्रहण जिसको कहते हैं स्टोरेज, तो संग्रहण डिवाइस यानी कि स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग भी शुरू होने लगा था। ठीक है, पहले में क्या थी, मेमोरी की दिक्कत थी, अब यहाँ पर मेमोरी की दिक्कत धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई। ट्रांजिस्टर कुछ देखने में इस तरीके से लगते हैं, त्रिशूल टाइप के, छोटा सा एक बैरिगेटिंग लगा, ऊपर से प्लास्टिक का चैम्बर लगा हुआ है और बाकी 3 तार निकले हुए हैं, जिसे वो ट्रांजिस्टर कहते हैं। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। जी हाँ, 1965 से 1975, टाइमिंग जरूर याद कर लीजिएगा। इस पीढ़ी ने कंप्यूटरों को आईसी प्रदान किया। इसको आईसी को क्या कहते हैं आइए देखते हैं। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने किया और एक अभियंता जिसका नाम था जैक किल्बी, इन्होंने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ये सारे नाम हैं, ICL 2903, ICL 1900, ENIAC 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे जो इस पीढ़ी में बनाए गए।
एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी कहते हैं, ये तृतीय यानी कि थर्ड जनरेशन की देन थी। लक्षण देख लेते हैं थर्ड जनरेशन के। एकीकृत सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग होना शुरू हो गया। प्रथम और एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षाकृत आकार एवं वजन बहुत कम, मतलब इसका जो वजन और आकार है ये पहले और दूसरे दोनों से और कम हो गया। अधिक विश्वसनीय था। पोर्टेबल और आसान रख रखाव। पोर्टेबल का मतलब होता है इधर उधर आप इसको खिसका सकते हो या ले जा सकते हो, ठीक है, तो उसको पोर्टेबिलिटी कहते हैं। तो पोर्टेबल और आसान रख रखाव था इस कंप्यूटर का। उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग किया गया था। उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग शुरू हो गया था थर्ड जनरेशन में। कंप्यूटरों की चतुर्थ पीढ़ी। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत 1971 में हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे 85 नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 88 है। यहाँ पे ऊपर भी 88 लिखा हुआ है, यही मेन है। 1975 से 1988 तक इस पीढ़ी में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट कहा जाता है, ठीक है, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन की बात कि यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो लगाया गया था वो लगभग 3 लाख, माफ कीजिएगा, 1 2 3 4 5 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता था। और यह आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई। ये जो चिप आप देख रहे हो ये एक छोटी सी चिप में आ गई, फोर्थ जनरेशन, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और इसके उपयोग वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन के लक्षण देख लेते हैं। अति विशाल स्तरीय एकीकरण तकनीक का उपयोग यानी कि VLSI, वेरी लार्ज स्केल, VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। आकार में अद्भुत कमी आ गई, मतलब जो अभी तक 3 जनरेशन थी उससे भी और छोटा हो गया यहाँ पे कंप्यूटर। साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर था। जो चौथा जनरेशन था इसका कंप्यूटर, ये जो जनरेशन के कंप्यूटर थे ये व्यक्ति खरीद सकता था। अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय और अद्भुत गतिमान, मतलब स्पीड अच्छी थी, प्रभावशाली भी था और विश्वसनीय भी था। अधिक मेमोरी क्षमता, अब यहाँ की कैपेसिटी बढ़ गई। जैसे आपके मोबाइल जो पुराने होते थे उनकी कैपेसिटी कम होती थी, 2 GB 4 GB 8 GB। आजकल के मोबाइल 64 GB 128 GB इस तरीके से यहाँ पे मोबाइल आते हैं। कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का भी विकास हो गया, मतलब यहाँ पे इंटरनेट भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया। शक्ल देख रहे हैं आप, काफी फेमस व्यक्ति हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ALTAIR 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था जिसे मिट्स MITS कंपनी ने बनाया था। और इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, ठीक है, कौन थे? उनका नाम है बिल गेट्स और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ चुके हैं और बेसिक भाषा को इन्होंने स्थापित किया सबसे पहले। और इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की इस समय सबसे बड़ी कंपनी है। देखिए ये सबसे अमीर व्यक्ति भी माने जाते हैं, कभी कभी सेकंड या फर्स्ट नंबर पे या थर्ड नंबर तक चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये नंबर फर्स्ट पे रहते हैं पूरे विश्व में। बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी ही माने जाते हैं और सॉफ्टवेयर की दुनिया में इनकी कंपनी सबसे एक नंबर की मानी जाती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट किसकी है? बिल गेट्स की। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आई। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी अधिक बढ़ गई। आकार छोटा होने के कारण कंप्यूटर का रखरखाव बहुत आसान हो गया और इसी के साथ साथ इनकी कीमत भी कम हो गई और आम जनता
इन कंप्यूटर को आसानी से खरीद सकती थी। वैसे खरीदना तो थर्ड जनरेशन में ही आ गया था, लेकिन अब आसानी से खरीदा जा सकता था। मतलब अगर आपके पास थोड़े भी पैसे हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये 5वीं पीढ़ी, ये लास्ट पीढ़ी है, और जो 5th जनरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में इसी का प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई, और 1985 से अब तक कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों तक को सबको शामिल किया गया है। ठीक है, तो 1985 से अब तक 5th जनरेशन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये प्रश्न आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए प्रयासरत है। मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जल्दी में कई बार कई टाइप के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और नेट में भी एक बार आ चुका है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो रोबोट में लगाई जाती है, जो खुद काम करने में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। मतलब खुद आपको निर्देश एक बार आपने दे दिए, अब वो रोज अपना काम स्वयं कर सकते हैं। कौन होंगे? रोबोट ही तो होंगे। जो रोबोट होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आप समझ लीजिए कि जो रोबोट है उसमें पहले से कई प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का प्रयोग किया गया है, कई प्रकार की इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है, जिससे वो अपना काम स्वयं कर लेता है। आज के कंप्यूटर उतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र में, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्य में उपयोग किए जा रहे